हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मानव का श्वसन तंत्र। जैविक क्रियाओं का संपादन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है और श्वसन के दौरान ऊर्जा चरणबद्ध रूप में मुक्त होती है ना। और मनुष्य की श्वसन क्रिया में निम्न चरण पाए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। पहला तो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, है ना। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित है उसको बाहर की ओर निकालना, है ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो गया। फिर है दूसरा ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन, यानी शरीर के अंदर, है ना। जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई उस ऑक्सीजन का पूरे शरीर के अंतर्गत हर एक टिश्यू तक, एक सेल्स तक परिवहन, और वहां जो उत्सर्जित पदार्थ CO2 बना है उसका परिवहन करके उसको शरीर के बाहर निकालना। ठीक। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा मुक्त होना। जो हमने खाना खाया, है ना, उसके द्वारा जो ऊर्जा मुक्त हुई वो भी किसमें है? वो भी श्वसन तंत्र के अंतर्गत ही है। देखिए, मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो स्टार्ट होता है नासा द्वारा, यानी कि नाक से, जिससे वायु जो है नासा गुहा में प्रवेश करती है और वायु गुजरने पर शरीर के ताप के द्वारा जो है ताप और नम हो जाती है। जब नासा गुहा से वायु गुजरती है, प्रवेश करती है वायु, तो वो शरीर के तापमान के अनुसार ही हो जाती है ना। जितना शरीर का तापमान होता है उतना जो है यहाँ पे वो हो जाती है। साथ ही धूल के कणों को भी वायु से पृथक कर दिया जाता है, यानी कि नासा द्वार में, नासा गुहा में जो नाक में जो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं उनका कार्य क्या है? जो बाहर से धूल के कण आ रहे हैं, माइन्यूट जो धूल के कण हैं, उनको जो है पृथक करके शुद्ध वायु को अंदर ग्रहण करना, शरीर के अंदर ले जाना, है ना। अब देखिए, नासा गुहा के आंतरिक नासा द्वारा ग्रसनी में खुलती है। नासा गुहा आंतरिक नासा द्वार के द्वारा ग्रसनी में खुलती है। नासा गुहा से फिर ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलती है। फिर ग्रसनी जो है एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुलेगी, और इसे श्वास नली को क्या बोलेंगे? इसे ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, श्वास नली को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। इस पर एक ढक्कन के समान एपिग्लॉटिस पाया जाता है। यह भोजन निगलते समय ग्लॉटिस को ढककर भोज्य कणों की श्वास नलिका में जाने से रोकता है ना। श्वास नली पर उपस्थित छल्ले इसे पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली जो है, जैसे मान लीजिए ये कोई श्वास नली है, तो इसमें एक से छल्ले की तरह संरचना पाई जाती है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो छल्ले होते हैं ये क्या करते हैं? श्वास नली को आपस में पिचकने से रोकते हैं। पिचक जाएंगे तो क्या होगा? श्वास लेने में आसानी होगी नहीं ना, श्वास नहीं ले पाएंगे तो क्या हो सकता है? जीवों की मृत्यु भी तो हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, श्वास नली ग्रीवा से गुजरकर वक्षीय भाग में 2 भागों में विभाजित होकर फेफड़े में पहुंचती है। जब श्वास नली ग्रीवा से होकर गुजरती है तो जब वक्षस्थल पे पहुंचती है तो ये 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित हो जाती है ना। तो 2 भागों में जाकर, जब यहाँ पे फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े 2 होते हैं ना, तो ये 2 भागों में इस तरह से विभाजित हो जाती है। फिर यहाँ जो है श्वसनी स्वाखित होकर अनेक श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए, श्वसनी भी है, स्वाखित हो जाएगी और अनेक श्वसनिकाओं में इस प्रकार से विभाजित हो जाती है ना। ये श्वसनिकाएं कूपिकाओं में जाकर खुलती हैं फेफड़ों, और ये जो श्वसनिकाएं हैं ये कहाँ खुलती हैं? कूपिकाओं में, यानी छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं। इन कूपिकाओं में ये श्वसनिकाएं खुलती हैं। यहाँ मैंने 3-4 ही बनाया, तो ऐसा मत सोचिएगा 3-4 ही श्वसनिकाएं होती है, ऐसा नहीं है। बहुत ही इनकी संख्या जो है बहुत ही ज्यादा होती है, और कूपिकाओं की संख्या भी, है ना। कह रहा है कि फेफड़ों को 2 झिल्लियां ढकी रहती हैं जिसे फुफ्फुसावरणी कहते हैं। जैसे ये फेफड़े हैं, है ना,
तो ये जो है एक आवरण के द्वारा कवर होते हैं, कि झिल्ली के द्वारा जो है ढके रहते हैं। झिल्ली जो है ढकी रहती है फेफड़ों की सुरक्षा के लिए, है ना। तो जो झिल्ली जो है फेफड़ों को ढकी रहती है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है फुफ्फुसावरणी। तो श्वसन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वहन, है ना, यानी वहन या फिर कह सकते हैं परिवहन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए वहन या ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं को बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, भोजन तथा पानी की आपूर्ति लगातार बनाए रखने की प्रक्रिया को ही वहन कहते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जंतुओं के द्वारा जो भी भोजन लिया जाता है उनसे जो पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना, या फिर जल हुआ या फिर श्वसन हुआ, श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है, उन सभी को शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने की प्रक्रिया को ही वहन या फिर परिवहन कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है मानव में परिवहन। देखिए मानव में परिवहन का कार्य जो होता है वो रक्त के माध्यम से होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है उसके माध्यम से ही जितने भी पोषक पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ से जो पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको शरीर के समस्त भागों में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा वायुमंडल से प्राप्त की गई ऑक्सीजन जो है उसे भी रक्त में ही मिलाकर प्रत्येक अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो देखते हैं रक्त क्या है। तो रक्त एक जीवित ऊतक है। रक्त भी क्या है? ऊतक है ना। और ऐसा ऊतक है जो कि तरल रूप में होता है और ये चिपचिपा होता है और हल्के पीले रंग का होता है ना। और उसमें जो तैरती कोशिकाएं हैं उसमें कई रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं जो हैं तैरती रहती हैं। अब देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 4.5 लीटर, है ना, 4.5 लीटर रक्त होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जो कि शरीर के भार का लगभग 6 से 7% होता है। यानी कि मनुष्य का जितना भार होगा उसका 6 से 7% उसमें रक्त पाया जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी रक्त में ही होता है। देखिए ये कह रहा है कि रक्त का ये निर्जीव भाग होता है जिसकी रचना में 96% जल होता है। प्लाज्मा की संरचना में 96% जल जो है पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, हार्मोन, श्वसन गैसें आदि। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का परासरणी दाब बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी पाई जाती है। एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं जो कि शरीर की अनेक रोगों से, छोटे मोटे कीटाणुओं से या फिर जीवाणु कह सकते हैं, जीवाणुओं से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट हेडिंग है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं जो है ये रक्त का 45% भाग बनाती हैं और ये कई प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे पहला है लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और इसे शॉर्ट में बोलते हैं WBC। नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। तीसरे प्रकार का जो रुधिर कणिका है वो है रुधिर प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। अब इन रुधिर कणिकाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स जो हैं, जिन्हें कि RBC कहा जाता है ना, इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और ये कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती हैं, है ना। यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं किसमें पाई जाती हैं? कशेरुकी जंतुओं में ही पाई जाती हैं। मनुष्य में RBC कैसी होती है? छोटी होती है, केंद्रक रहित यानी न्यूक्लियस उसमें नहीं होता और डिस्क की भांति, है ना, जैसे कि कोई तस्तरी या फिर डिस्क कह सकते हैं, इस तरह से चपटी संरचना वाली होती है। डिस्क की भांति होती है, दोनों ओर से चपटी होती है। इसका व्यास देखिए, व्यास कितना होता है? 7.4 माइक्रोन और मोटाई होती है 2.0 माइक्रोन होती है।
और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का रंगा पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ये क्या होती है, रेड कलर की होती है ना, जो कि लौह प्रोटीन की बनी होती है। और हीमोग्लोबिन जो है ये श्वसन के समय जल या वायु से ऑक्सीजन को लेकर तुरंत ही एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संरचना करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, या फिर से शॉर्ट में बोलते हैं WBC। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या बोला गया है, ल्यूकोसाइट्स। देखिए लाल रुधिर कणिकाओं को हमने देखा अभी इरिथ्रोसाइट्स कहा गया है ना, और जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहा गया है, ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जो है इनका कोई रंग नहीं होता, जैसा नाम है इनका श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो क्योंकि इनमें कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस होती हैं और इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी है अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स क्यों कहा गया, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट्स में कणिका युक्त जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य जो है कणिका युक्त पाए जाएंगे तो उसे कहा जाएगा ग्रैनुलोसाइट्स। और अग्रैनुलोसाइट यानी कि कणिका विहीन जीव द्रव्य में कणिका अनुपस्थित हो तो वो होता है अग्रैनुलोसाइट्स। अब देखिए ग्रैनुलोसाइट्स भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स देखिए ये रक्त में 70 से 300 प्रति घन मिली होते हैं, है ना, 70 से 300 पर घन मिली होते हैं इओसिनोफिल्स। इनके केंद्रक जो होते हैं वे बाइलोब्ड होते हैं, द्विपालित होते हैं, यानी कि जैसे कि ब्लड सेल्स है ये, तो केंद्रक अभी तो हम लोग देख रहे थे सर्कल था, है ना, सर्कल केंद्रक, लेकिन इसमें क्या है, द्विपालित केंद्रक। इस तरीके से इसमें केंद्रक पाए जाएंगे, ठीक। और इनका कार्य क्या है, ये एलर्जी, प्रतिरक्षण और अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी कि इओसिनोफिल्स की जब संरचना, स्ट्रक्चर या फिर कहते संख्या बढ़ जाती है अगर ब्लड में, तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, वो अति संवेदनशील हो जाता है, उसे एलर्जी होने लगती है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो हैं ये 35 से 150 पर घन मिली होते हैं रक्त में, है ना, ब्लड में ही होते हैं ये सब। और इनका केंद्रक जो होता है ये एस आकार का होता है। बेसोफिल्स का केंद्रक कैसा होता है, एस आकार का होता है। जैसे कि ये है ना, तो एस की तरह इस तरीके से होते हैं इनका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो एस आकार का होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स है ये 4000 से 5000 प्रति घन मिली रक्त में होते हैं। और केंद्रक जो है 2 से 5 पिंडों में बटा होता है और इनमें सबसे अधिक भक्षण क्षमता यानी फैगोसाइटोसिस की क्षमता इनमें सबसे अधिक पाई जाती है। 2 से 5 पिंडों में, ठीक है, इस तरीके से इनका जो है इस प्रकार से इनका सेल जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट है अग्रैनुलोसाइट्स। तो अग्रैनुलोसाइट्स जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट ये कैसी होती है, छोटे आकार की होती हैं और शरीर में प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट होती है ये WBC में सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, लेकिन केंद्रक इनका छोटा होता है। इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है और ये भक्षण द्वारा बैक्टीरिया आदि बाहरी वस्तुओं को नष्ट करती हैं, है ना। जो शरीर के बाहर से बैक्टीरिया वगैरह हानिकारक जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको ये नष्ट करने का कार्य करती हैं।
चलिए नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। तो ये जो है केवल स्तनियों के रक्त में ही पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स केवल स्तनियों के रक्त में ही पाया जाता है और ये अति सूक्ष्म होती हैं, यानी कि 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक इनकी संरचना होती है। अति सूक्ष्म संरचना वाली, संकुचनशील, गोल तथा केंद्रक रहित होती हैं। इनका जीव द्रव्य कणिका युक्त होता है, यानी कि ये कणिकामय होती हैं। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का बना देती हैं। जैसे कभी चोट लगता है तो चोट लगने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, खून बहने लगता है ना। लेकिन कुछ दिनों मतलब कुछ समय बाद 2 से 3 मिनट में ही क्या होता है, वहां पे कुछ जो है खून जो है जमने लगता है ना। पीला पीला सा पदार्थ जो है साबित होने लगता है, जो क्या करता है, खून को जमाने का कार्य करता है। तो ये किसके कारण होता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स के कारण होता है ना। तो प्लेटलेट्स के कारण जो है रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे कि ब्लड जो है निकलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो कुछ समय बाद वो सही भी होने लगता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य देख लेते हैं। रुधिर देखिए, ये ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों को पहुंचाता है। ऑक्सीजन को रुधिर से फेफड़ों से ऊतकों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य किससे किया जाता है, तो ब्लड से ही, यानी कि रक्त से ही किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन उत्सर्जी अंगों तक ब्लड के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा है नेक्स्ट कार्य है इनका विभिन्न पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी कि जो भी हमने भोजन किया तो उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, पोषक तत्व मिले होते हैं ना। तो पोषक तत्व जो है ब्लड में घुलकर ही शरीर के प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। हार्मोन, स्रावी पदार्थ तथा विषैले पदार्थों का परिवहन, कई प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है जो वृद्धि विकास में सहायक होते हैं, है ना। तो उनको भी ब्लड के द्वारा ही एक अंग से दूसरे अंग तक, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर के समस्त अंगों में ऊष्मा का वितरण तथा उनमें समान तापक्रम बनाए रखने का कार्य, है ना। यानी कि ब्लड का भी कार्य होता है कि शरीर का तापमान मेंटेन रखे, है ना। शरीर का तापमान कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो पाए। देखिए अन्य इसका कार्य है रक्त की जो WBC होती है, यानी कि ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, वो शरीर में जो आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करके शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि ये शरीर की टूटी फूटी तथा मृत कोशिकाओं को रक्त के द्वारा यकृत तथा प्लीहा में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से शरीर की सफाई का भी कार्य करता है। चोट आदि लगने पर यह जम जाता है और जिससे कि अधिक रक्त के परिवहन में ये अधिक रक्त के परिवहन को ये रोक देता है। जैसे कि अभी हमने थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ा ना, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, कि प्लेट से जो है वो चोट या घाव लग जाने पर क्या होता है, जहाँ पे चोट लगी रहती है वहाँ पे ये क्लॉट हो जाता है, रक्त को रोक देता है, वहाँ पे थक्का जमा देता है ना। तो ये कैसे होता है, ये थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड में ही पाए जाते हैं। तो अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा वहाँ पे तो क्या होगा, अधिक मात्रा में ब्लड जो है शरीर के बाहर जा सकता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से रक्त के जो है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रुधिर आधान, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को देने की प्रक्रिया को ही रुधिर आधान कहते हैं। एक व्यक्ति को एक निर्धारित रक्त समूह का ही रक्त दिया जा सकता है। भिन्न रक्त देने पर आरबीसी का अभिश्लेषण हो जाता है, यानी कि आरबीसी में आपस में वो चिपक जाते हैं, है ना। तो जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। आपस में वो क्लॉट हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा अंदर, जब शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा, जिससे कि रोगी की मृत्यु हो सकती है ना। देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है,
इसे सर्वत्रग्राही कहते हैं। सर्वत्रग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को आप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा सकते हैं, है ना। जबकि इसका अपोजिट होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड तो दे सकता है, लेकिन वो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले नहीं सकता, है ना। तो किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ब्लड दे सकता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे सर्वत्र दाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि सर्वत्र ग्राही ब्लड ग्रुप और सर्वत्र दाता ब्लड ग्रुप कौन होता है? तो सर्वत्र ग्राही होता है ए बी ब्लड ग्रुप। और सर्वत्र ग्राही से क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है ना। ओ सर्वत्र दाता इसलिए है क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये ब्लड दे सकता है ना। लेकिन ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ये ब्लड ले नहीं सकता ओ, है ना। ओ जो है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ले नहीं सकता, ये केवल लेगा ओ ब्लड ग्रुप से ही। देखिए अब यहाँ देख लेते हैं ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ओ है ना। ए में एंटीजन पाया जाता है ए, है ना। ए में एंटीजन होता है ए में ए प्रकार का, और एंटीबॉडी होता है बी। यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। इसके अलावा वो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उससे ब्लड ले सकता है ना। लेकिन वो बी से नहीं लेगा, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से कभी ब्लड नहीं ले सकता। इसी प्रकार से बी जो है इसमें एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी होता है ए। यानी कि बी जो है बी का ले सकता है ब्लड और ओ का ले सकता है, लेकिन ए से वो ब्लड नहीं ले सकता। देखिए ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, इसलिए वो ए और बी दोनों से ब्लड ले सकता है ना। ए और बी दोनों से ब्लड ले सकता है। और इसके अलावा ए बी के अलावा ये ओ से भी ब्लड ले सकता है। ओ में देखिए एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी वो होता है, ए और बी दोनों के प्रति एंटीबॉडी होता है ना। तो ना ये ए से लग सकता है ब्लड, है ना। ओ जो है ना ए से ब्लड ले सकता है, ना बी से ले सकता है, ना ही ए बी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है ए और बी प्रकार की, इसलिए। लेकिन देने को होगा तो ये सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। इसलिए तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई घायल है जिसे तुरंत ही ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता हो, तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए RH फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप RH फैक्टर की खोज का श्रेय किसको जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर। ये साइंटिस्ट हैं कार्ल लैंडस्टीनर। उनका नाम जो है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ब्लड ग्रुप की खोज अगर पूछ ले जाए तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसी प्रकार से RH फैक्टर की खोज किसने की? तो हम कहेंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना। 1940 में की गई। और RH फैक्टर की खोज किसमें की गई थी, किस समय की गई थी? तो एक रीसस नाम का बंदर है ना। रीसस बंदर में इस फैक्टर की खोज की गई थी, जो है फैक्टर वाले ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। यह जो है एंटीजन कणिकाओं में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में RH- एंटीजन पाया जाता है, जिस व्यक्ति में RH- एंटीजन पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव, तथा जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति में RH एंटीजन पाया जाएगा, RH फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप होता है, तो उसे कहेंगे RH पॉजिटिव, है ना। और जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाएगा, इसका एंटीजन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे RH नेगेटिव। यदि RH पॉजिटिव व्यक्ति को कभी देना होगा RH नेगेटिव वाले को ब्लड, तो वो कभी दे नहीं पाएगा, है ना।
RH पॉजिटिव व्यक्ति जो है कभी भी RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है क्लॉट हो सकता है, ब्लड में जो RBC है उसमें क्लॉटिंग हो सकती है ना। देखिए, यदि पति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, यदि पति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तथा पत्नी का RH नेगेटिव है, तो उनकी दूसरी संतान की मृत्यु जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के द्वारा हो सकती है। यानी कि पहली संतान तो उनकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन दूसरी संतान की मृत्यु किस रोग के द्वारा हो जाएगी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के द्वारा हो सकती है।